आज का जो मौजूद है वो हमारे सेक्रेटरी साहब और सदर साहब ने बड़ा मुश्किल मौजूद दे दिया है। उसमें हमारे पास दो बुनियादी चीजें हैं और खासतौर पर मैं वेलकम करूंगा जो ईस्ट एंड लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आज हमारे पास तशरीफ लाए हैं वो सारे पोटेंशियल एडवोकेट्स हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीख ली है, बहुत कुछ चीजें की। और इसमें यह है कि जो कुछ सीखेंगे एकेडमिकली ये लॉस टोटल 10% है, 90% आप फील्ड में आप सीख रहे हैं। इसलिए जो आप पढ़ते जाएंगे किताब से रिश्ता रखेंगे तो आगे चलेंगे, किताब से डेली रिश्ता नहीं रखेंगे फिर बाद में। आज का मौजूद जो है वो प्रिपरेशन ऑफ केस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ केस के हवाले से कुछ है बात तो जो करते हैं जाशा से हमारे माशाल्लाह बहुत सीनियर लोग हमारे साथ बहुत फैसला है। शाह साहब का मैं खुसूसी तौर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शाह साहब की ड्राफ्टिंग जब भी पढ़ी है तो मजा आया कि हाँ शाह साहब ने आपका कोर्ट के अंदर जो पहला तार है आपकी ड्राफ्टिंग। अगर आपकी ड्राफ्टिंग कमजोर है, आप खड़े हो गए 4 घंटे बहुत वैलिड आर्गुमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर रीडिंग में नहीं है तो आपके आर्गुमेंट्स शाह साहब की ड्राफ्टिंग जो जूनियर्स हैं इनको पढ़ा करें, देखा करें, आर्गुमेंट्स कैसे करती हैं, कैसे लिखती हैं, क्या करती हैं, ये सब के बहुत बड़े हमारे लिए मुश्किल है। शाह साहब का हमारे लिए बहुत बड़ा एक खजाना है कि वो इनमें जो किताबों में नहीं मिलेगा, इस सीना चलता है और इसमें जो बच्चा हासिल कर लेगा वो छोटा और वो कुछ सीख हो गए जो निशा साहब को सीख है से सीख है। शाह साहब से तमाम को इसको पता करना चाहिए, ड्राफ्टिंग दिखानी चाहिए और हम सपोर्ट पेश होती हैं तो इस वक्त मुझे जो दो बहुत खामियां महसूस होती हैं ड्राफ्टिंग की और उसी क्रॉस एग्जामिनेशन, ये दोनों चीजों में तमाम चीजों जवाब चाहिए तो जो क्या करें। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। चीज सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन ऑफ केस कैसे होगा। हमारे लिए जो हॉट फेवरेट है वो हमारा क्लाइंट है जो आपके पास अपना मैटर लेके आया है। अब वो शख्स होता है आपके पास उसने डॉक्यूमेंट रखे हैं। जो वकील है असल में थोड़ा सा अपने ज़हन को वसअत दें तो वकील जो है वो सिर्फ रबी है। वकील का मतलब है पास जो उसके लिए आसानियां पैदा करता है। और हजरत अली करबला वकील साहब का एक कॉल है कि कॉल है कि वो हजरत अली करबला वजूद कॉल है कि जब तुम्हारे पास तुमको मामला लेके आओ तो ऐसे शख्स अपने हमरा ले आओ जो उस मामले को बेहतर तौर पर बयान कर सकते हैं। तो वो कौन है? वो वकील है। आपने मामला लेके जाना है कोर्ट में और आप बेहतर तौर पर बयान करेंगे, क्या करेंगे जो आपने लिखा है लिखेंगे तब जब आपका साथ रिश्ता होगा। आपने लॉ पढ़ा, आपका क्लाइंट आया, आपके सामने उसने पेपर रख दिया कोई लॉ। अब आपने देखना है कि ये पेपर से क्या राइट्स इसके बनती हैं, मैंने कहाँ लेके जाना है, किस कोर्ट में लेके जाना है। हमने उसकी प्रोपोजिशन को, उसकी पूरी कहानी सुनी है, पेशेंस दी। अब उसको आपने लेके जाना है विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ तैयार करके कोर्ट। अब आपको उस वक्त आप देखेंगे मैटर को जब आपको ऊपर कमांड आप डिक्लेरेशन लेके जा रहे हैं तब आपको पता ना होगा डिक्लेरेशन मैंने किस लॉ के तहत फाइल करना है, किस कोर्ट में जाना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होगी। आप ब्राउन फॉर्म में चले जाएंगे, आप पार्टी के लिए मुश्किल होगी, ड्राफ्टिंग में डिफेक्ट है वो आगे जाके आपकी ऑर्डर होगी।
अब आपने सबसे पहले जो उसका रेलेवेंट लॉ है वो आपने स्टडी कर रहे हैं। देखिए फैमिली केस आ गया है तो फैमिली लॉज के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे पास जो आपका लॉ है वो टोटली आपको मिलेंगी चांद नहीं। क्रिमिनल में चले जाए 302 मसरूफ सेक्टर है उसकी चांद नहीं है। अब आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन लॉ आप तब पढ़ सकते हैं कि आप किताब से इन टच होंगे, आप रेगुलर स्टडी करने वाले, आपने मैगजीन पढ़े होंगे, आपने सब पढ़ा होगा, आपने हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट पढ़े होंगे और फिर आपका एक आपके अंदर एक जुडिशियल कॉन्शियस होगा। जुडिशियल कॉन्शियस आपका जब डेवलप हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जिसने वकील बनना है वो पहले 5 साल में बन जाता है। अगर 5 साल उसने अपनी जो है उस लाइन दुरुस्त रखी, खुद को रेगुलर रखा और अपने कमांड हासिल कर ली अपनी फील्ड में, तो वो उसके अंदर एक ऐसा जुडिशियल कॉन्शियस डेवलप हो जाएगा कि मैटर उसके सामने जाएगा, उसके अंदर से आवाज आएगी ये हो सकता नहीं हो सकता। इसलिए उसने हाई फॉर्म के फैसले पढ़ चुका है, वो समझ रहा है कि इस पॉइंट पे दावा खारिज हुआ था, इस पॉइंट पे डिग्री हुआ था, इस पॉइंट पे इसको रिलीफ मिला है, इस पॉइंट पे नहीं मिला। ये मैं लेके जाऊंगा कोर्ट पे, एट द एंड मुझे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जुडिशियल कॉन्शियस को जो है ना कायम करने के लिए आपको सबसे पहले किताब से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। रेगुलर स्टडी और हमारे सीनियर्स कहा करते हैं कि जो बच्चा अपने तकिए के साथ सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी नहीं रखता वो अपने चारों की नहीं बन सकता और कानूनी शहादत इनको रोज पढ़े। कानूनी शहादत ऐसा है कि जो आपको हर जगह काम है, सिविल में भी, क्रिमिनल में भी, हर जगह आपको काम है। एक बार ये ऐसा लॉ है कि मैंने देखा है कि आपको जनरल आपको लाइफ में जो है बड़ा काम करता है, आपके अंदर कॉन्शियस डेवलप हो गया, उसको लेके चलने आ रहे हैं। वकील कोई ऑफिस नहीं होता, उसे ये नहीं बस याद रहता है कि मैंने क्या किया। अब हमने जो देखना ये है, जो मौजूद थोड़ा सा हट गया है, मेरी बात काफी ऐसे भी माइक की जरूरत तो नहीं है। अब हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ केस में हमारे पास सिविल के नजरिए से देखिए, साथ मेरी आपने तस्वीर फरमा दी है, तस्वीर फरमाते जाना अगर मैंने कुछ कहा। 46 एक्ट है आपके पास सिविल में। सिविल इतना बड़ा समंदर है जिसने सिविल सीख लिया 50%, वो क्रिमिनल में भी कभी मार दिखाएगा। सीपीसी को कहते हैं, सीपीसी इज मदर ऑफ लॉ, नॉट ओनली फॉर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। इस सूरत में सीपीसी को पढ़े, कानूनी शहादत को पढ़ते रहे, रेगुलर पढ़ते रहे, केस आए या ना आए। केस आना शुरू होता है टाइम के बाद, जब आपका परफॉर्मेंस आपके सामने आनी शुरू हो जाती है, ग्रेजुअली आपका काम चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पहले 5 साल आपने मेहनत कर ली तो वो 5 साल आपको सारी जिंदगी आपका काम किया, पूरी प्रोफेशनल लाइफ आपको जो है ना काम चलेगी। लेकिन पहले 5 साल में अगर आपने अपना जुडिशियल कॉन्शियस नहीं किया तो फिर उसके बाद काम भी आ जाएगा, हो भी जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क वो नहीं होगी जो रिक्वायर्ड है। इसलिए अपने जुडिशियल कॉन्शियस से जो है उसको जगाएं, उसको मुसलसल उसको कोड़े मारते रहे अपने इल्म के साथ, अपने कामों के साथ, ताकि डे टू डे आपका एक कॉन्शियस डेवलप होता चला जाए। एक वक्त हुआ आएगा कि आगे आपकी पार्टी आप सामने दावत रखती है, आप यूं नजर मारते हैं, कहते हैं कि बेटा नहीं हो सकता। इस लेवल से आप चले जाएंगे। अब सिविल की तरफ से अगर बात करें तो सिविल में आपका बेसिक सब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर कमांड वचन कर ली, उसको सीख लिया, उसको रोज पढ़ा और फिर उसके बाद रहना वो सिविल में इसका आप समझे 99% काम इसको समझ आए।
आपने डिक्लेरेशन सीक करना है, आपने परपेचुअल इंजस्टिस सूट फाइल करनी है, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाना है, आपने कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जाना है, वो सब कुछ आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलेगा। और मदद के साथ मेरा हाल कभी किसी बच्चे का आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं देखा, पर्दे में कभी नहीं देखा। वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और इसमें एक और बात है कि वो कहते हैं कि जब आपने बनवा की कोई आयत समझनी हो तो 3 आयत पढ़े तब आपको उसका मफहूम समझ आएगा। इसी तरह जब आप लॉ में आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप चैप्टर पूरा पढ़े या कम से कम उस सेक्शन के अगले पिछले 2 सेक्शन लाजमी पढ़ लें, फिर आपको जो है स्टोरी समझ आ जाएगी। मतलब सेक्शन 42 आप देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, जब तक आप 43 नहीं पढ़ेंगे आपको 42 की समझ नहीं आएगी। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे 42 क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए पूरे चैप्टर को पढ़ें, टॉपिक पूरा पढ़ें, फिर उसके बाद अपना सीन सोचेंगे मैंने क्या करना। और सबसे बड़ी बात, अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस रहें। रात को 2 बजे उठना पड़ता है, उठें, उसको तैयारी करें, उसको देखें, ताकि देखें अगेंस्ट एंड फॉर फैसले होते रहते हैं। अगर एक कोर्ट के फैसले इतने कॉम्पिटेंट होते हैं लोग तो ऊपर तक 3-4 जज बैठे हुए सारे को देखते हैं, ह्यूमन एरर हर जगह है। लेकिन जब आप आर्गूमेंट्स करके आए हैं, क्रॉस एग्जामिन करके आए हैं, आप बाहर आए तो आपके यानी दिल में कोई बात ऐसी ना हो कि नहीं यार जो मैंने गलत कर दिया, ये यूं होना चाहिए था, ये हो गया। आप अपने खुलूस के साथ पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी तैयारी करें, केस पेश करें और उसके बाद कोर्ट में छोड़ दें उसको, कोर्ट जो करेगी ठीक करेगी। इस मामले में मैं फिर मिसाल दूंगा शाह साहब की, हमारे मोहतरम हमारे दोस्त है, हमारे सरबताज हैं, ये इन्हें मैंने देखा है कि इस एज में भी इन्वॉल्व हो जाता है केस के अंदर। आर्गूमेंट सुने आप, इनके क्रॉस एग्जामिन देखें तो डूब के करते हैं। ये कमिटमेंट होती है, ये कमिटमेंट जब तक आपने नहीं आएगी ये प्रोफेशन बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन ये आप मेहनत करेंगे तो जो काम आपके हाथ से निकलता जाएगा आप उसमें कॉम्पिटेंट होते जाएंगे। लेकिन अगर किसी फौजी की एकेडमी में ट्रेनिंग ना हो, उसकी एक्सरसाइजेस ना हो, तो वो उसको सीधा राइफल दे के बॉर्डर भेज दें तो फायर नहीं कर सकता हो, अगर उसने राइफल चलानी सीखी नहीं। आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस उस सूरत में होती है आप अपने केसेस किए हैं, आप कोर्ट में बैठिए, देखें आपके सीनियर जो आई हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं। तो ये बातें एक बुनियादी तौर पे तमीज़ के तौर पे मैं कर सकती हूँ। अब हमारे लिए जो अहम मसला बतौर वकील आता है, सबसे हमारा जो क्लाइंट है आपके पास वो पढ़ा लिखा नहीं आएगा, लेमैन आएगा, आपके पास इररिलेवेंट बातें बहुत करेगा, आपके सामने ढेर लगा देगा दादा का। वो सब बातें कोर्ट में या दावे में लिखनी जरूरी नहीं है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी पेश करने जरूरी नहीं है। बात ऐसी सूरत सामने आती है कि एक डॉक्यूमेंट पेश किया, उसके साथ सब लिखा गया जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक पैराग्राफ में कुछ और बात की है के, दूसरे पैराग्राफ में उसको खुद ही डिनाई कर दिया। ये चीजें सारी प्रिपरेशन ऑफ केस में ऐसा है जो आपने अपने ऑफिस वर्क करना है। अभी आप कोर्ट में नहीं गए, लेकिन जब तक आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं होगी आप कोर्ट में लेके जाएंगे बैठक को, वो फिर आपकी मुश्किल। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ केस हो गई, आपने देख लिया, पार्टी साहब ने बात पूछ ली, गाड़ी सारी समझ आ गई आपको, आपने उसको विदिन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ आपने फिट भी कर दिया। आपने मसला डिक्लेरेशन आप सीख कर रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा। उससे डिक्लेरेशन में आपने इंग्रेडिएंट्स जो बनाए हैं वो राइट अपने उसे कोर्ट से कंफर्म कराना है जो एग्जिस्टेड राइट है। ऐसा राइट आप डिक्लेरेशन सीख नहीं कर सकते कि जो अगर डिफेक्टिव हो।
डिक्लेरेशन डिक्लेरेटरी सूट आप फाइल करते हैं, डिक्लेरेशन जाते हैं, तो ये दो धारी तलवार है। अगर आप डिक्लेरेशन सीख करते हैं और उसको प्रूफ नहीं करते या दरमियान में दावे को छोड़ देते हैं, अब काज ऑफ एक्शन आपकी वहां से चल रही है, पार्टी तो चली गई घर, लेकिन वो स्टॉप वॉच चल पड़ी है, वो आपकी लिमिटेशन खत्म हो गई तो वो फॉरएवर बाहर हो गया फ्रेश के साथ। अब डिक्लेरेटरी सूट फाइल नहीं कर सकते उस पर्सन के केस। इसलिए ये जो लिमिटेशन एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है, स्टैंप ड्यूटी एक्ट है, सारे आपने मिला के पढ़ दिए हैं। वो मैंने अर्ज किया 46 सेक्शन होते हैं, इस सब के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मैटर आता है, आपने लॉ देखना है कौन सा अप्लाई होता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, जुरिडिक्शन कहाँ है, और उसको आपने कैसे देखना है। और हर बार पार्टी से डिस्कस करके, उससे पूछ के, उसके तमाम प्रेयर के, फिर उसमें से आपने पिक एंड चूज करनी है कि मैंने इसको कोर्ट में कैसे लेके जाना है और इसको क्या वहां से रिलीफ मैक्सिमम मिल सकता है। ये तो इब्तदाई बात है। अब एक अहम बात है, हमारा मोस्ट फेवरेट पर्सन हमारा क्लाइंट है, मोस्ट फेवरेट पर्सन हमारा क्लाइंट है। अब क्लाइंट के साथ हमने लॉयल रहना है, कभी उसको चिढ़ना नहीं है, कभी उसको डिस्ग्रेस नहीं करना चाहिए, और कभी उसको बाईपास नहीं, जिस वक्त आए उसकी तशरीह करें। इसलिए कि प्रोफेशनली आपका जो क्लाइंट है वो आपसे अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, वो आपके एडवर्टाइजमेंट है। चलती 10 जगह बैठेगा, जिक्र करेगा कि फलां साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे पास बहुत अच्छा मेरा केस कंडक्ट किया है। कि इस वक्त बहुत जरूरी चीजें हैं, क्लाइंट से ज्यादा मुखलिस रहे, जनरल रिसेप्शन जो है वो आपकी अच्छी रहे बार के अंदर। ठीक है, ये बुनियादी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती है और सीखनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ कि जब आपने केस तैयार कर लिया, अब आपने ड्राफ्टिंग की है, उसने अपनी ड्राफ्टिंग को कम अज कम 3 दफा पढ़ने की आदत डालें। हमारे यहाँ ये हो रहा है इस वक्त, बल्कि उसको क्या लेके ये वैसे क्रिएट किया हमें कंप्यूटर ने आके, लेकिन कंप्यूटर ने ड्राफ्टिंग हमारी तबाह कर दी है। जाके कहते हैं जिसको कंपोजर को यार ये पैराग्राफ है, इसमें कैसे प्रिंट डाल दें। अब प्रिंट निकल आता, साइन हुए थे, फाइल में बाद बजते जी को कुछ नहीं लिखा गया, ये यहाँ नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, ऊपर तो ये हो रहा है। पिछले दिनों ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये इशू सेटलमेंट के बारे में डिस्कस किया। इसलिए ड्राफ्टिंग के ऊपर पूरी तवज्जो करें, प्रूफ निकालें, उसको पढ़ें और उसके बाद जो रेलेवेंट लॉ है उसको पढ़ें। अब वो आप जो आपका कोडिफाइड लॉ है वो चंद लाइनें होती है हमेशा। अब सेक्शन 42 को पढ़ लें, उसमें क्या है, चंद लाइनें हैं। अब आपने इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना है, और इंटरप्रिटेशन में हम सिर्फ जस्ट पढ़ते हैं कि जी जस्ट है जी ये ठीक है जी मेरी फेवर में ठीक है चलते हैं, नहीं, उस पॉइंट के ऊपर मसला 42 को पढ़ रहे हैं। मैं बार बार 42 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 42 सिविल प्रैक्टिस की जान है। अगर ये निकाल दें तो सिविल प्रैक्टिस कुछ भी नहीं रहती। अब हमने 42 को या किसी सेक्शन को आपने पढ़ के पिछले कम अज कम 5 साल का आपने जजमेंट लॉ पढ़ना है। हायर फोरम के फैसले आ चुकी है वो पढ़ेंगे, लाजमन पढ़ें, कोशिश करें कि सारा पढ़ें, पूरी जजमेंट पढ़ें, पिक एंड चूज ना करें। वो पढ़ने से आपको 2 फायदे होंगे। एक ये पॉइंट आएगा कि किसी के हाथ में फैसला होगा, किसी के केस को। अब आपका जो पॉइंट है, आपका जो केस है वो लूजर के सिमिलर है, तो लूजर जो है उसके एडवोकेट ने भी कोई जजमेंट दी है, रेफरेंस दिए हैं, कुछ आर्गूमेंट्स दिए हैं, हाई कोर्ट में जजमेंट आपके सामने आ जाती है। उससे लूजिंग साइड से भी तो आर्गूमेंट्स में जजमेंट्स भी आई हैं। अब वो जब आप लेके चलेंगे उसको
तो आप तैयारी कर रहे हैं, मीन वाइल आप अपना केस फाइल कर देते हैं, चलता रहता है। मीन वाइल वही जजमेंट जो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जाती है और वहां से कोई रिवर्स हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। अब आपके पास चांस है, आप पॉलिश भी हो रही है, आपको बात समझ आ रही है कि ये अगर केस लूज हुआ है तो किन ग्राउंड पे हुआ है, उनसे आपने बच के निकलना है। अब क्या अब आप सब इंटरप्रिटेशन आप पढ़ते जाएंगे, आपका लॉ जो आपके कोडिफाइड लॉ जो सेक्शन आपके ऊपर है वो पॉलिश होगा। अब जिस वक्त आपका केस तैयार हो गया, आपका जजमेंट्स आ गई, अब उसका फायदा क्या होगा अगेंस्ट एंड फॉर? बस एडमिशन आ जाती हैं एविडेंस में जिसके ऊपर लगा करके केस खारिज कर दिया गया। अब जब अपनी दुआ को ध्यान करवाएंगे तो वो आपने ज़हन में रखना है कि इस पॉइंट की वजह से हमारा जो केस स्टेटमेंट पड़ा था वो खराब हुआ है। अपने क्लाइंट को, अपने विटनेस को आपने उससे बचा कर रखना है कि किस पॉइंट पे दावा जो है वो देखने की बात, जो भी आपके अगेंस्ट आ रही है उन चीजों से आप कब बचेंगे जब आपने पूरी जजमेंट पढ़ी होगी। अगर आपने जजमेंट पढ़ ली, इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ ली, लॉ की बेसिक लॉ पढ़ लिया, रेगुलर आप स्टडी जब तक करते रहेंगे ना, एक प्रपोज कर लेंगे कि मेरे पास एक सूट आ गया है यंगस्टर्स के लिए, बस कर रहा हूँ कि मेंटेनेंस चला हुआ है कि मैं इसको फाइल कर रहा हूँ, प्रपोज कर लिया। अब आप फारिग आप बैठ जाइए, मेंटेनेंस को पढ़ेंगे अगेंस्ट एंड फॉर आपका जजमेंट समझेंगे। कल को जब केस आएगा तो आप ना वो क्लियर होंगे कि ये पॉइंट है जिसके ऊपर ये जजमेंट मेरे पास है, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका आपने पढ़ा नहीं हुआ, नहीं कहते और प्रैक्टिकली कभी भी क्लाइंट के सामने खुद को ब्लैंक जाएगा, अपने कॉन्फिडेंस को, ये सारी जो प्रैक्टिस है वो गलत है, ये कॉन्फिडेंस को आपने बहुत अच्छा केस तैयार किया है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन अगर आप इसी स्टेज पर कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं तो आप गलत बात भी करें, कॉन्फिडेंस तब बात होता है। अब आपने जब केस तैयार हो गया, आपने ड्राफ्टिंग अपनी बार बार चेक कर ली, आपका रेलेवेंट लॉ आपने पढ़ लिया, जजमेंट्स पढ़ ली, आप क्लियर हो गया पॉइंट पे। अब अगला स्टेज आ जाएगा आपका कि आप फर्ज करें आप डिफेंस साइड से आ गए। अब आप क्या करें, सॉरी प्लेंटिव साइड से आ गए, पहले इसको डिस्कस करें। प्लेंटिव की तरफ से आपने एक जो हमारे साजा काम करते हैं वो एक इतना बड़ा आपके पास जो है, अगर वो आपने अचीव कर लिया तो अब कभी नाकाम नहीं होगी। वो है 7-11 ऑर्डर 7 रूल 11। इसको पढ़े, इसके ऊपर कभी कोई मैगजीन पकड़े, सबसे पहले 7-11 को देखें। 7-11 से अगर आप निकलते रहे तो आपका दावा कभी भी आपको डिफीट नहीं होगा। देखिए लॉर्ड बाई लॉ की जुरिडिक्शन में प्रॉपर जा रहा हूं मैं, इंग्रेडिएंट्स मैंने पूरे कर दिए हैं। 7-11 का जब तक आपकी ब्रेक नहीं बनेगी आप इससे बचाए बतौर प्लेंटिव काउंसिल आते हैं। 7-11 से बाहर निकलना है, आपको किसी स्टेज पर 7-11 का भी हिट ना करे, ये आपकी फर्स्ट ड्यूटी है सिविल लॉयर की। आपकी प्लेन ऐसी ड्राफ्टिंग हो, इंग्रेडिएंट्स पूरे हो लीगल उसके, ठीक है जी, और डॉक्यूमेंट्स आप जिन डॉक्यूमेंट्स से रिलाई करके आप सूट फाइल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वो क्लियर हो, उनके ऊपर एम्बिग्यूटी कोई ना हो, और उसके बाद आप किसी स्टेज में भी 7-11 से हटाओ, प्रॉपर कोर्ट में जाएं, आप कोई लॉ आपको हिट ना कर रहा हो, बाहर ना हो, सेक्शन 10 है, 11 है, ऑर्डर 2 रूल 2 है, ये वो बेसिक प्रिंसिपल है जो सिविल लॉयर को उसके मैकेनिकली उसके अंदर होने चाहिए कि जी ये जो मैटर सामने आया तो उसको पता होना चाहिए कि ये मैंने ये देखने आया। ऑर्डर 2 रूल 2 क्या कह रहा है, ऑर्डर सेक्शन 7-11 क्या कह रहा है, ऑर्डर 7 रूल 11, सेक्शन 10-11 क्या कह रहा है, ये सारी चीजें
आपने जब तक इन चीजों को अपना ओढ़ना बिछोना ये चंद सेक्शन को नहीं बनाएंगे, आप कभी भी इससे बाहर नहीं बच सकते। आप उस वक्त कॉम्पिटेंट होंगे जब आप वो 7-11 के ऊपर पूरा मैं फिर बार बार ये दोस्त है आपको कि 7-11 आप लाजमी पढ़ा। कोई नया मैगजीन आता है खोलते हैं तो अपने जेब में रखे कि मैंने 7-11 पढ़ा। हर मैगजीन में बेशुमार जजमेंट्स होती हैं, कोई साल का उठा लें आप, CLC 99 भी उठा लें तो उसमें भी आपको जजमेंट मिल जाएंगे 7-11। लेटेस्ट भी देखें आपको 7-11 की जजमेंट। तो ये चीजें वो चीजें हैं कि जो आपने अभी आप कोर्ट में नहीं गए लेकिन आपने इन चीजों को सबको पेश नजर रखना है। अब आप जब जा रहे हैं कोर्ट में तो आपने ये देखना है कि जुरिडिक्शन प्रॉपर है। अब आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आपका पहला तारुफ आपकी कैरेक्टर है, पहला तारुफ आपका यूनिफॉर्म यंगस्टर्स के लिए आपका पहला तारुफ यूनिफॉर्म है। और हमारी बात में इम्तियाज शाह साहब को ये क्रेडिट जाता है कि इसका जून जुलाई में यूनिफॉर्म के बगैर नहीं देखी जाती। ये माशाअल्लाह हमारी ऐसी रोशन इंसान है। यूनिफॉर्म आपका पहला तारुफ है। फिर आपने रोस्टर में जाके जब खड़े होने फिर कैसे खड़े होने हैं। हमारे बहुत अच्छे बच्चे जब जाते हैं रोस्टर के ऊपर बहुत अच्छा केस जारी होते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन दुरुस्त नहीं होती। अब प्रिपरेशन आपकी ठीक हो गई है लेकिन उसके बाद आपने जो कुछ है देखें बहुत अच्छा खाना बना हुआ है लेकिन अगर वो साफ प्लेट में पेश नहीं हुआ, डिसेंटली पेश नहीं किया गया तो आपका मेहमान का ना वो आपसे राजी नहीं जाएगा। ये एज इट इज आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। अब प्रेजेंटेशन में आपकी दो चीजें जो है वो बेस करते हैं। दो चीजें, नंबर 1 आपके अल्फाज, नंबर 2 आपकी आवाज। ये दो मैं ये अपने जाती एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ या मेरे एक समझे पर्सनल एक्सपीरियंस है या आवाज है कि दो चीजों में प्रेजेंटेशन आपकी दो चीजें हैं। आपके अल्फाज क्या हैं, आपकी वॉइस कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, आप स्पीकर कैसे हैं। जो वकील होता है वो एक्टर होता है बुनियादी तौर पे, उसने एक्ट करना है, परफॉर्म करना है वहां खड़े होकर, उसका स्टेज है वो, तो परफॉर्मेंस इंप्रेसिव होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 यानी मैं करूं कि हम लोग सब आए थे तो हमने रेडी वाले को भी तो जैसे सुना है कि ये आवाज कैसे लगा रहा है। अगर कहीं जाते बस में कोई वो सुरमा बेचने वाला भी आया तो उसको भी सुना है कि ये कैसे जो है ना वो डिलीवर कर रहा है बात। अल्फाज वो है ना कि बात सामने वाले की ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक। अब वो बहुत बारीक उर्दू बारीक इंग्लिश बोलनी शुरू हो जाए तो वो भी मुश्किल है। आपके क्लाइंट को भी समझ आनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। और बात हो रही थी प्रेजेंटेशन के हवाले से। आपकी जो बेटा आप लोग जो ईस्टर्न ट्रस्ट कॉलेज से तशरीफ लाई हैं, एकेडमिकली हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो कुछ है वो प्रैक्टिकल है। हमने परफॉर्मेंस देखनी है आपके साथ। 4 साल की एक्सपीरियंस का बंदा खड़ा है तो ऑपरेंट कौंसल आपने आजू करने आपने अपनी तैयारी के मुताबिक अपने स्टैंडर्ड का करना है। कोर्ट में जो कुछ पढ़ा है आपने रात को पढ़ा है, सुबह उसकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन दुरुस्त होगी तो केस आपका बनेगा। अब प्रेजेंटेशन में 2 बुनियादी चीजें हैं, आपका मटेरियल आपका प्रेजेंट करनी है, आपके अल्फाज क्या हैं, और दूसरी कि आपकी वॉइस कैसी है, वो इम्प्रेसिव है। आप एक एक्ट कर रहे हैं, आप बतौर एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा ड्रामा वही देखा जाता है जो इम्प्रेसिव एक्टिंग है। अगर इम्प्रेसिव एक्टिंग नहीं होगी तो कभी भी बहुत अच्छा कर। इसलिए आपने जो जंक्शंस हैं अपने आप बैठे तनाई में, आप किताब पकड़े और थोड़ा सा बुलंद आवाज से पढ़े। अब
आपका स्पीचिंग स्टाइल होना चाहिए। आप कोर्ट में जो बातें करती हैं, आपके बात, आपके अल्फाज का चुनाव आपका दुरुस्त होना चाहिए, आपकी टोन दुरुस्त होनी चाहिए। विद चॉन्टिंग वॉइस ना हो कि जो आपके क्लाइंट के लिए बदराम गुजरे, आपने पार्टी को भी बुरा लगे, प्रेसिडेंट ऑफिसर भी गए, जान छोड़ा जा रहा बस बस ये आप जैसे एक अट्रैक्टिव थी आपने परफॉर्म करना है तब बात करो। और उसके लिए अल्फाज का चुनाव और अल्फाज का जखीरा आपकी जर्नल स्टडी से आएगा आपके पास। जब तक आप लॉ बुक्स के साथ साथ जर्नल स्टडी नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके पास अच्छे अल्फाज नहीं आएंगे। अच्छे अल्फाज उस वक्त आएंगे जब आप अच्छे ऑथर्स की किताब पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ें थोड़ा पढ़ना चाहता है आप पढ़ें, बात समझेंगे और अल्फाज को अपने आर्गुमेंट से इस्तेमाल करेंगे। आपको खुद कंप्लीट होगा, आपका आर्गुमेंट्स का स्टैंडर्ड जो है वो आएगा। ये कहते हैं कि जो आप पढ़ते हैं ना, इसलिए मैंने अपने इनिशियल स्टेज में जो रिकमेंडेड बुक्स देखी हैं उनमें सबसे मैंने बेहतरीन पाया है वो है शहाबनामा। जैसा शहाबनामा इंतहाई सलीस लिखा गया और अट्रैक्टिव है। आप पढ़ेंगे, आप उसमें से इतना कुछ हासिल करेंगे, आपको प्रैक्टिस में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए मैं जरा आपके जो किताब दिल करता है आप पढ़ें, लेकिन आप जर्नल स्टडी करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आपको सब चीजें फायदा देंगी। खास तौर पर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो लीगल मैगजीन आते हैं, ये इसमें PLJ में और PLD में आता है मैगजीन, उसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, वो पढ़ा करें। अगर 4-5 साल के लिए बच्चों ने बहुत तरीके से पढ़ लिया तो फिर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना भी आसान होगा। वो इतना ज्यादा आपको नॉलेज नहीं था, वो जब तक आप जनरल स्टडी नहीं करेंगे आपको बहुत सारी चीजें आगे हर्डल्स पेश हैं। फिर उसके बाद एक रवायत है कि अपने इल्म की हिफाजत अपने कलम से करो। कुछ लिखना शुरू करें, अपने कलम से लिखा करें, कुछ जो पढ़े जितना आपको समझ आए अपने बाद में उसको बेशक एक पैराग्राफ लिखने लिखा करें, उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। आपको पता चलता है कि मेरे जो अंदर है वो मैंने एक्सप्रेस कैसे करना है। बात बार ड्रेसिंग ड्राफ्टिंग हमारे सामने जब आता है तो बात ठीक कर रहा होता है जो उसके काउंसिल है, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं वो बहन सतूर में कहीं गुम हो जाता है। एक्सप्रेशन अपने दुरुस्त करें, अपने ब्लैक एंड व्हाइट एक्सप्रेशन अपने दुरुस्त हों। वो उसी वक्त दुरुस्त होंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, अल्फाज का जखीरा होगा। और जो यंगस्टर्स हैं ये अपने लिए लाजिम कर लें कि मैंने बुलंद आवाज से डेली एक पेज पढ़ना है, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी, तब प्रोनाउंसिएशन समझ आएगा। क्योंकि हमारे वो मुहावरा है कि लोग अपने उनके जो रिजल्ट की लकीरें हाथों पे होती हैं वकील की जुबान पे होती हैं। ये इसको जुबान में जितना चलाएंगे उतना अच्छे वकील सीखें, लेकिन उसके लिए आप तैयारी ये करनी है कि अपने नॉलेज को डे टू डे इम्प्रूव करें। जो यंगस्टर्स आए हैं उनके लिए खास तौर पर ये है कि वो शाम को जाएं, घर डायरी रखें और उस दिन ये लिखें कि मैंने आज ये नई चीज सीखी है। वो जब लिखते रहेंगे तो जो 2 महीने 4 महीने बाद जब वो डायरी लिखेंगे तो बहुत बड़ा इनका जखीरा उनके पास होगा। लिखने की आदत डालें, पढ़ने की आदत डालें। जब तक ये दुआ नहीं होगी तो बादल में आप बनने के काम भी करेंगे, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड है सेटिस्फाइड स्टैंडर्ड। दूसरी चीज है कि आपकी क्वालिटी ऑफ वॉइस इंप्रूव करने के लिए आपको सबसे बेहतरीन तरीका है सीनियर सलाह कोर्ट में बैठ के सुने,
कि वो कैसे अल्फाज अदा कर रहे हैं, अदायगी कैसे कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, ऑब्जर्व करते हैं। जो जूनियर 6 महीने असिस्टेंट इसलिए रखी गई है कि वो हर वक्त अपने सीनियर को जो है ना वो देखता रहे कि क्या कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं, क्लाइंट कैसे डील करती है, ड्राफ्ट कैसे करती है, ये सारी चीजें जो हमारे लिए एक अहम चीज होती है। इस प्रोफेशन में आपका सीनियर जो है आपके लिए मशहूर है। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन आप उसी के पास बैठना पड़ेगा, उससे चिंता जब तक उसे सीखेंगे नहीं आपको काम। दूसरा एक ज़हन में चीज रखने की जरूरत है प्रेजेंटेशन के लिए कि आपके सामने जो बैठा हुआ वो लाइब्रेरियन भी है और वो इंसान है। वो कंप्यूटर नहीं है कि उसे 2 जमा 2 करके आपकी बात सुन दे, नहीं। हर शख्स का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, लेवल ऑफ लर्निंग अलग होता है, टेम्परामेंट अलग होता है। अब जिस कोर्ट में जाएंगे सबसे पहले उसको बैठ के आपने देखना है कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। जो सामने बैठा हुआ बंदा आपके प्रेसिडेंट की सीट पे, उसकी साइकी कैसी है, उसको देखिए। मैकेनिकली कभी भी काम मत करे, उसको उसका स्टैंडर्ड पहले सेट करें अपने ज़हन में कि इसका ये टेम्परामेंट है जी, इसका ये इसकी बात है, ये इसका लेवल है, उस लेवल पे जाओ। आप जाएंगे मसलन आप रेवेन्यू साइड पे आते हैं तो आपका स्टाइल और होगा आर्गुमेंट्स का। आप जब सिविल कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपका स्टाइल और होता है। आप जिस तरह सिविल कोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं हाई कोर्ट में नहीं होते, जैसा हाई कोर्ट में होते हैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऑब्जर्व करना अपनी तरजीह समझे, पहले उसको देखें कि वो उसका लेवल क्या है, वो कैसे काम करते हैं। अब हमारे पास 3 जज साहबान बैठे हैं, तीनों के कोर्ट में भी वर्क आपका अलग अलग होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकली तीनों को जैसा रखेंगे अपने मिसाइल पैदा होने चले जाएंगे। फिर हमारे पास से जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर लोड ऑफ वर्क कितना है कि वो 2, 4, 5 मिनट आपकी जो पिवट पॉइंट है वो सुनते हैं, उसके बाद वो बहुत सारे और चीजें चलनी शुरू करती हैं। ये मेरी ऑब्जर्व है, मैंने ऑब्जर्व किया है, गलती हो सकता है। अब उससे आपने जो पहले 4-5 मिनट में अपने केस का पिवटल पॉइंट्स जिसके ऊपर आपका केस खड़ा है, आपने वो उसके सामने वैलिड दिया और कर दिया, आपका भी नहीं। लेकिन अगर आपने तमीज ही घंटे की बात दी, आप जुज़ियात पढ़ के मतलब 3 पेजेस की आपने क्रॉस एग्जामिन कर ली है, 3 पेजेस आपने पढ़े हैं उसके सामने, और आपका जो पिवटल पॉइंट है एडमिशन जो आए हैं वो सारे उसमें एक बुक हो जाए, वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कर जाएंगे, आप भी क्रॉस कर देंगे, और वो जो कुछ होगा वो सारा उसके आपके वो चुप जाएगा। इसलिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कभी भी कंप्यूटर मत समझो, वो इंसान है, उसमें भी मिजाज भी है उसका टेम्परामेंट भी है, उसका नॉलेज का लेवल भी है, और सब बातें हैं कि क्लास में बच्चे बैठते हैं 100 बच्चा बैठा पड़ा 100 का लेवल नहीं होता। इसलिए उसको लाजमन आप जो है ज़हन में रखिए, उसको पहले असेस करें, फिर आर्गुमेंट समझें। अगर आप जो रवायती तौर पे आर्गुमेंट्स किए जाते थे किसी प्रकार पूरा दावा पड़ा गया, दावा पड़ा गया, अब मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अब आप अपना जो आपका एक मेन आपका जो पैराग्राफ है ना कंटेंट का वो पढ़े, उसके रिप्लाई पढ़े, और उसके बाद इशू वाइज अपने आर्गुमेंट्स करते थे और उसको रेफर करते जाए आपके क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो बस के। अब हमने जब प्रेजेंटेशन में एक अहम चीज आ जाती है आपकी वॉइस को इम्प्रूव करें, डिलीवरी ऑफ वॉइस को इम्प्रूव करें, ऐसी बात करेंगे समझ जाए।
कीजिए, हैदराबाद से आदत बना दें डेली कुछ ना कुछ लिखने की, ताकि आपका से जो ज़ख़ीरा अल्फाज का वो बढ़ता चला जाए, आपको बात करने का ढंग आ जाए, आप अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करने का अच्छे तरीके से आप बयान कर सकते हैं। फिर जिस तरीके से आ किया, अब आपने कई लॉ पॉइंट्स पे केस तैयार किया, आप वो अपने नोट्स बनाए साहब उस केस के, जजमेंट पढ़िए आपने, वो लिख ले उसको बस बात आप क्रॉस एग्जामिनेशन पहुंचते हैं, ये फाइनल आर्गुमेंट्स पहुंचते हैं, बहुत सारी बातें। उसके बाद आपने जब क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में फिर आपकी स्टडी आपको मदद करेगी। आपने उसमें वो पॉइंट्स लेके आने हैं जो आप जिन बातों पे, जिन पॉइंट्स पे आपके पेपर में फैसले आए यार, चीजें एडमिट की हुई है, उनको पर रिलाय करके वो फैसले किए हुए हैं, वो आपने देखी है। अब इसमें दो बुनियादी बातें फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन जब याद करें आप बैठ में ऑफिस में, तो वन वे कभी ना करें। बस मैं क्वेश्चन अगर करता हूँ जी कि सही समझे कि ये दुरुस्त है, कब जा बैठे हैं, अब या तो ये मेरी बात एडमिट कर लेंगे, डिनाई कर देंगे। अब इन्होंने अगर सही समझे डिनाई कर एडमिट कर लिया, फिर तो मैंने आगे एविडेंस से चलेगी क्रॉस। लेकिन अगर मैं नहीं बैठा हुआ, मैं नहीं बैठा हुआ, फिर आपको पता होना चाहिए, आपने पहले रात को अपना काम करना है कि ये अगर इसने ये जवाब दिया तो मैंने इस टाइम पे क्रॉस एग्जामिनेशन को लेके जाना है, अगर गवाह ने ये जवाब दिया तो मैंने इस तरह जाना है। रास्ते आपको पता होने चाहिए, उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो किसी यार से ये क्या कह रहे, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बन जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। आपको नहीं पता अगला बंदा जो आपका विटनेस खड़ा है जरा कर रहे क्या जवाब देगा, लेकिन उसी सूरत में होगा जब रात को फाइल पड़ी मक्खी में मक्खी ना मार कर इसको एंजॉय करें। इसी को ये बहुत खूबसूरत फील्ड है, हर लम्हा आपको खुल के खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन आपने होमवर्क किया। अगर होमवर्क नहीं किया हुआ तो फिर आए पाए बेसिक लॉ पढ़ा हो, अपने रेलिवेंट लॉ पढ़ा हो, पिछले 5 साल की जजमेंट्स आपके इल्म में हो, और उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो पता हो मैंने किस डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा हुआ है। ये बेसिक चीजें हैं। जब हम बोर्ड में जा खड़े हुए, अभी हमने आपको शुरू नहीं की, फाइल बन रही है। अब फाइनल आर्गुमेंट से पहुंचने फाइनल आर्गुमेंट्स आपकी जजमेंट्स है। मीनवाइल दो सब केस चल गया है, सब और जजमेंट्स आ गई हैं, आप साथ साथ तैयारी करते रहते हैं। उस केस के फैक्ट्स आपके ज़हन में है, आप जर्नल स्टडी करेंगे तो आपको वो पॉइंट्स आपके ज़हन में आते जाएंगे, आप नोटिंग करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन भी बड़ा सारे सब जाएंगे, आपको इजी होती है वो सब। अब जिस वक्त आप आ जाएंगे, हमारे जो उस्ताद थे हमारे ज़माने में बात करेंगे। मैंने कभी रेवेन्यू का काम नहीं किया था, जब हमारे चैम्बर में नहीं था मेरे उस्ताद के पास, अटक आएगा, अटक रेवेन्यू का बहुत था सर। चौधरी इकबाल साहब मुझे पता जी वो रेवेन्यू बोलते हैं, मेरे को पता चला है। सबसे पहले कहते हैं रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है, और आपने इससे पढ़ी है, जाओ ये पहले पढ़ के आओ, फिर मुझसे डिस्कस करना और क्वेश्चन बना के लाना कि क्या क्वेश्चन करना है मेरे। वो इतने सख्त मिजाज उस्ताद थे, हमारी जरूरत नहीं होती थी कि उनके पास बैठ के तो कभी उनसे लंबी चौड़ी डिस्कशन कर लें या बात कर लें। मेरी मुस्कान की इच्छा सब तय करेंगे। जल्दी बात सब रेवेन्यू बढ़ गए, मैंने उसे बहुत सीखा था। वो लोग थे इस तरह कहते थे, सबसे पहले कहते जात में तुम्हारा पहला उस्ताद तुम्हारी किताब है, किताब पढ़ के आओ, जो चीज नहीं समझ आती फिर लेके आओ मेरे पास, मैं आगे नहीं पढ़ा सकता। दूसरी बात नहीं कर सकते आप तो बहुत अच्छा है, फॉर्म कर रहा है, मामला कर रहे हैं, आप सीखें जितने मौके इस वक्त जूनियर्स को हासिल है।
इतने मौके कभी नहीं थे। आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और हमारे पास इतना अच्छा सा मैंने पहले किया कि उनके असिस्ट करते हैं। आपकी पहली यूनिट आपकी ड्राफ्टिंग है, दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन, ये दो चीजें मुताबिक है। तीसरी आपके पास सबसे आम चीज है क्रॉस एग्जामिनेशन, और आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी सैनिटी, आपकी नजर आएगी दो चीजों में। जब किसी वकील को असेस करना हो उसकी ड्राफ्टिंग पढ़ लिया, आपको पता चल जाएगा कि क्या वो कहते हैं कि वो दया मुझे मत कर सकते, अपने 4 अल्फाज लिखे होते हैं, उसके अपने पूरे लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दिए हैं। दूसरे नंबर पे क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन एक इतना बड़ा हथियार है, आप ये समझें कि आपके पास वकील के पास क्रॉस एग्जामिनेशन का एक एटम बम का हथियार है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का मान हासिल करें आप कभी ना काम पीएचडी शख्स आपके पास विटनेस बॉक्स में खड़ा है, क्रॉस एग्जामिनेशन आपकी ठीक है, आप उससे भी बहुत बातें करवा लेंगे। अगर नहीं थे तो मैं आपको लेबर से फिर जब आपने केस तैयार किया है, आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि आपने डिफेंस साइड पे आना है। सिर्फ प्लेंटिव का केस तैयार नहीं करना आपने टेबल के दूसरे बैठ के देखना है कि अगर मैं इसमें डिफेंस काउंसिल होता तो मैं क्या करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको उस वक्त देखें विजन एक तरफ से आपको नजर आएगा, दूसरे में और विजन नजर आएगा, आपका विजन चेंज हो जाएगा। अपनी तरफ से इंसान को कहते हैं ना कि अपनी आंख का शरीर भी नजर नहीं आता, उसके कान दिन का नजर आएगा। जब आप टेबल के दूसरी तरफ बैठेंगे, फाइल को देखेंगे, डिफेंस साइड से देखेंगे, फिर आपको उसमें से बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी, बहुत सारी खामियां नजर आएंगी। अब अपने डिफेंस साइड से फिर वो रेफर होगा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी को, उसको आपने पकड़ लेना है और फिर अपने दावे को, अपनी प्लीडिंग को, हर चीज को दोबारा देखना है और अपनी फिटनेस को जिस वक्त आप उसको लेके जा रहे हैं डिफेंस बॉक्स में, उसको डिफेंस साइड पे बैठ के आपने एज डिफेंस काउंसिल आपने उसको क्रॉस एग्जामिन करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको बताने हैं। हम क्या करते हैं बाद में, चलो जी ठीक है जी बयान पढ़ो जी, पढ़ो चलो चले जाते हैं कोर्ट। इस तरह नहीं पालन। ये चौमुखी लड़ाई है, आपको चारों तरफ से लड़ना पड़ता है, तब बात होती है। अब आपने डिफेंस देखिए, पुलिस वाले आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर है, इसमें क्रिमिनल केसेस में वो क्यों लड़स कर जाते हैं? इसलिए कि वो बैठ के अपना बयान, वो 161 का बयान पढ़ते रहते वो तो कुछ नहीं होता, मतलब और कोई 161 का बयान रिकवरी में सामने रखी होती है, उन्होंने पढ़े होते हैं रिकवरी में विटनेस है। हमने कभी रिकवरी में मुख्तलिफ क्वेश्चन किया, हम पूछते हैं कहाँ से रिकवर के रहते, कैसे कर किसके साथ आए। तो वो आप जब डिफेंस साइड से बैठ के केस तैयार करेंगे, केस उस वक्त आपका तैयार सॉलिड हो जाएगा। अगर आपने वन साइडेड केस तैयार किया तो आप कहीं ना कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी उसको पहले स्टेटमेंट पढ़ाएं, विटनेस अपनी को समझाएं तो ये तुम्हारा बयान ये साल से वो आपने। लेकिन अब आपने बतौर डिफेंस काउंसिल से क्रॉस एग्जामिन करना, जो मुद्दा सामने रखें उसके मुताबिक क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस डॉक्यूमेंट्स आई हैं उसको देखें, उसको पढ़ें, उसके मुताबिक क्रॉस एग्जामिन। वैसे इस बात कर रहा था कि बार फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन जो है उसके बाद फंसता होता ये क्या लगता है एक क्वेश्चन के फॉर्मेशन में वर्डिंग क्या होगी, कहाँ भी इसको आपने देखे चले, इसका जवाब कैसे, उससे अपने मोटे की बात कैसे निकालनी है। दोनों तरफ बैठ के केस तैयार करें, कभी भी वन साइडेड केस तैयार करके इस वक्त आपका केस दोनों तरफ से तैयार होगा। आपकी फिटनेस जो है किसी जमाने में एनर्जेटिक नहीं रहे, प्रियम्पशन सूट में
मैंने कई केसेस में जाके पार्टीज को जहां से हमने गाने शुरू किया था वहां हमने परफॉर्म किया, वहां हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। उसी तरह जाके बैठे हैं तो हम बैठे हैं इस तरह वो आया है इन्फॉर्मर, आप उसने बताया कि मैंने दुकान में सेल हो गई है और उसी वक्त उसने बताई ने जो इलाज शुरू किया है, विटनेस सारे खड़े हैं, सारा कुछ है वो, और वो इतनी अच्छी एविडेंस है कि वो तंत्र मासूम कहीं भी फेल नहीं हुए, ठीक ठाक चले। इसलिए कि आपने 2 दिन पहले 1 दिन पहले वो डेमोन्स्ट्रेट किया ना सर, तो कोर्ट में प्रेजेंटेशन आपकी तब आपकी दुरुस्त होगी जब आपने प्रिपेयर किया है हर स्टेप पे। यानी आपने अदालत लिखा है अपने दावे के ऊपर, वहां से लेके आपके क्रॉस एग्जामिनेशन आखिरी तक हर दिन आपको मेहनत करनी है जब तक आप उस प्रोफेशन को अपना एम भी बनाएंगे, अपने जान भी बनाएंगे, आपको इसलिए आपका इंस्टेंट रिजल्ट आता है। और फिर आपके जो ऑब्जर्वर कौन कौन है, सबसे पहला आपका ऑब्जर्वर आपका अपना क्लाइंट है, वो भी आपका ऑब्जर्व कर रहा होगा, आपने उसको भी सेटिस्फाई करना है, साथ देके चलना है। इसके बाद ऑपोनेंट जो है क्लाइंट, उसको भी देखना है कैसे बिहेव कर रहा है, कोई ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट होने देनी कि कभी भी वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाके आप सब किसी विटनेस बॉक्स में खड़ा जाकर कभी बदतमीजी कर जाएगा। मेरे शाह साहब का एक फिक्रा मुझे याद आ गया, बड़ा पुराना शासन का जनाब की जेल में हो कि जी वकील किसी का थप्पड़ मार दे तो ये खबर नहीं होती, तो क्लाइंट वकील को कोई कर दे तो ये खबर, इस खबर से बचना है हमेशा। कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में डिग्रेड नहीं करना विटनेस को, अपने को कभी किसी की नहीं करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि ये क्लाइंट कभी किसी का नहीं बनता। जो आपके साथ आज खड़ा है ना, नेक्स्ट टाइम हो सकता है किसी और के पास, जो तो आज अगर मुखालिफ खड़ा है अगले केस में आप हो सकते हैं। आप प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में जो डिग्निटी है सब सारे इज्जत है, ड्यू रिस्पेक्ट सबको दे, अपने क्लाइंट को भी, ऑपोनेंट क्लाइंट को भी, और रिप्रेजेंटेटिव। तो बात ये थी कि सबसे पहला ऑब्जर्वर आपका अपना क्लाइंट, उसके बाद आपका ओपोनेंट, फिर आपने टैकल करने हैं ओपोनेंट काउंसिल को लीगल पॉइंट से, और फिर डिसाइडिंग ऑफिसर को, उससे भी कुछ साथ लेके चलना है जिसमें कर सकता है। अब ये सारी चीजें आपने एक चौमुखी लड़ाई है जो लड़नी है, और फिर उसका रिजल्ट लेना है। अब कभी भी कोर्ट में जाते हुए ये मत सोचें कि मुझे जो है कोर्ट को, मैं बड़ा वीआईपी हूं तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे देगी, या ये रिलीफ तो मुझे मिल जाएगा। आपने लेना है, लेना इस तरह है कि आपने अपने जो है वीडियो दुरुस्त करनी है, प्रेजेंटेशन तब आप अभी जो शख्स बैठा हुआ है प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, तो नहीं है कि उसमें दोनों करते जा रहे हैं, पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस चलना पड़ेगा। इसलिए ये ऐसा मामला है, आपका प्रेजेंटेशन आपकी प्रॉपर होगी जब आपकी प्रिपरेशन ऑफ केस प्रॉपर है। तो इसलिए ये तो हो गई आपकी एक डिस्कशन दोनों बात। अब आपने स्पिरिचुअली भी इसको देखना होता है। आप जिस शख्स का केस कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट आप सामने लाते हैं, क्या उसका कानूनन शरण हमेशा अपने नानी बैठे सब बातें, और अपने अंदर केस रिफ्यूज करने का हौसला पैदा करेगा। जब आपके अंदर हौसला पैदा होगा तो बड़े वकील बनते जाएंगे। कभी भी ऐसे केस देके मत चले जो आपको कल को आपके डिस्ट्रिक्ट में बन जाए, आपको इशू पैदा करती है। अच्छे केसेस दें आपकी अच्छी जगह बनती है, बुरे केसेस देंगे बुरी जगह। केस कमजोर होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि मेरे साथ काम करते थे मामू कैरी साहब के स्टेट बॉल आ रही है, उसको वो शख्स क्रिएट कर देगा जिसने फर्स्ट टाइम बैट पकड़ा है। मदद होता है जब आप कौन खेलेंगे,
अपना केस देखिए, आपके क्या आपका एक पिवटल पॉइंट जिसका केस लड़ रहे हैं वो वैलिड होगा। आपको एप्रिसिएशन कहां से मिलेगी? आपने अपनी फाइल तैयार करनी है सिविल कोर्ट में, एप्रिसिएशन आपको जाके हाई कोर्ट से मिलेगी अच्छे केस ले, वैलिड ले, जो आपकी रेपुटेशन को जो है और मेहनत सब। कभी भी क्लाइंट को मिसबिहेव न करें, अच्छे केस को करें, अच्छे तरीके से काम करें, अपनी पूरी मेहनत करें और उसके बाद रिजल्ट जो है छोड़ दें। वो फैसला जज नहीं करना है, नहीं आपको पसंद आएगा अपीलेट कोर्ट में आप चले जाओ। अब जब हमें अपीलेट कोर्ट में जाना है तो अपील में आपकी फिर ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर आपने अपने एंगल से देखना है क्या अपीलेट कोर्ट में कैसे केस चलेगा, क्या करेगा, ग्राउंड्स आपके क्या हैं, ये वैलिड ग्राउंड्स हैं। डिस्ट्रिक्ट पास अपील कर दी हाईकोर्ट के है, वहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि आपने दो ग्राउंड लिखे हैं, जो आप आगे कर रहे हैं तो आपने पॉइंट ही नहीं उठाया हुआ। किसी पीरियड कोर्ट में, पीरियड कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में आपने पॉइंट स्टेट ही नहीं किया, अब कैसे आ गए? अपनी हमेशा अपना टारगेट ये रखें कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। इस लेवल पे जब आप जाएंगे फिर आपकी हर चीज आप ये समझेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके लीडिंग पर है। इस लेवल पे रख के आप लीडिंग जब करेंगे तब आप सिविल कोर्ट में आपका दवा होगा, फैसला हो जाएगा अगेंस्ट एंड फॉर वो जल्दी देगा। लेकिन जब आप अपीलेट कोर्ट में करेंगे कि मेरा केस जो है इन पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुनेगा, मैंने इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग करनी है, इतनी अच्छी क्रॉस एग्जामिन करनी है कि उसको वो इंटरेस्ट कर जाए, तब जो है उसके ग्राउंड्स ऑफ अपील इसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपके कंटेंट्स ऑफ द पेंट उससे मेहनत करें। लेकिन मैकेनिकल ग्राउंड्स ना लिखें तो डील में वो प्रपोजल पास पड़े और उसकी कहती है नाम देखें और सीखे होगा कि आपका जिस वक्त आपका सर एक साल बाद आप सुने आपने काउंस पढ़ेंगे, आपको रिफ्रेश रहेंगे। बातें बहुत करने वाली हैं, बातें बहुत करने वाली हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। अब उसके बाद जो 5 चीज आपके लिए आ जाती है, कभी भी रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए बंद कर देते फिर ऑन कर देते। ये हमारे बिना घूम बातें होती अपनी फीस पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। हाँ, इसलिए मैंने कैमरा बंद करवा दिया। ये सुनने के प्रोफेशनल शहबाज साहब मेरे साथ रहे हैं, इन्हें भी नहीं पता कि मैं कितनी फीस लेता हूँ, कितनी नहीं। सीक्रेट रखें, कॉम्प्रोमाइज मत करें। आपका सका भाई भी आ गया आपके पास, उसको भी अपनी टेबल के अपोजिट साइड पर बिठाएं, उससे भी आप अब अपनी फीस क्या है, आपसे क्या 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया फीस है, उससे मांगी मैंने इतनी फीस देता हूँ हमारा जिंदगी या जितने बेशक लेके एक डेढ़ डाले दूसरे जेब में काफी भाई वापस तुम्हारे और कौन सा का रिश्ता फीस की कड़ी से अगर फीस नहीं है आप नहीं सकते ना, आपका इंटरेस्ट कायम होगा फीस में। जब आपके ज़हन में ये प्रेशर होगा ना यार मैंने बच्चे की फीस जमा करानी है या मैंने फलां काम करना है, मैंने इम्पेटी बिल्स देने हैं, तो आपका कौन कर सकते हैं। इसलिए आप एक क्लाइंट से जरूर है। दूसरा, हमारे माशरे में जो चीज फ्री मिलती है वो देती है। जब टमाटर नायाब हो तो 200-500 रुपए किलो भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हर दुकान पे ढेर लगे हो तो 50 रुपए किलो भी लेने के लिए महंगे। इसलिए अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, और ना कोई वकील छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है,
डिफरेंस आपको बड़ा छोटा करता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ फी है। यानी एक बड़े अच्छे वकील साहब पास गए हैं, छोटा जी 80,000 रुपये फीस होगी है, 80,000 रुपये खड़ा वकील असल मांगे जरूर, जो फीस पहले ही रकम आपसे मांगेंगे, आपका मुंशी मांगेगा, डील करेगा, वो उसको वो आपका स्टैंडर्ड है। उसके बाद आप पेशेंट एक रुपये भी ले सकते, जो फर्स्ट फिगर उसके दिमाग में चिपक जाएगा ना, वो आपका स्टैंडर्ड है, और उसी पे आपकी प्रैक्टिस स्टैंड करेगी हमेशा हमेशा के लिए। क्या सर? और उसमें आप परफॉर्म भी करेंगे, इसलिए करेंगे आप, ठीक है जी मैंने फीस दी है यार, मैंने इसको करना है, रात को 2 बजे भी उठ के आपके आंख खुल जाएंगे, आप अगर आप दिए हुई हैं वो, और फिर कागजात को उस वक्त हाथ लगाएं जब आपने फीस तय कर लिए, देख लिया, और कागजात को इस वक्त ड्राफ्ट करें दावा, और उसके बाद आप जाना, नहीं तो कानून का ऑफिसर तब होगा जब आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे। हिम्मत नहीं करेंगे, अजी आप कंप्रोमाइजिंग करते रहेंगे हर वक्त, तो फिर ढेर तो लग जाएगा आपके पास, हो सकता है आपके पास से डेली जो है ना 50 केस लगे, लेकिन उस 50 का फीस टोटल करेंगे तो फिर आप उसके बाद देखेंगे आपको कितना बर्डन उठाना पड़ रहा है। आपने आपने क्या किया? ये 2 बुनियादी चीजें इनके अटैच करके बात करने बहुत सारे लोग करेगा चलते हैं। अब इसके बाद आपने समराइज करके आपको फील हो गई, टाइम का केस को तरीके से स्टडी करें, रेलेवेंट लॉ स्टडी करें, जजमेंट स्टडी करें, ड्राफ्टिंग करें, कम से कम 3 दफा उसको ड्राफ्ट करें, पढ़ें उसको बार-बार अपने बहुत सारे खामी निकलेंगे। फिर प्रेजेंटेशन दुरुस्त हुआ, प्रेजेंटेशन में आपका फॉर्म दुरुस्त हो, आप कहीं भी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन स्पेशली आप जाते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म है, और कभी भी दूसरी कोर्ट में जाए वो टाइम में जैसे कि आप एक्सेस कर जाते हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर कहीं जाते हैं, आप अपने केस के टाइम से आधा घंटा पहले जाएंगे, आप कोर्ट में बैठेंगे, आप ऑब्जर्व करें वहाँ की वे ऑफ प्रैक्टिस को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, जब आप दूसरों पे जांच रहे हो तो आप कोई भी सरप्राइजिंग इंस्टीट्यूशन, और उसके लिए अब 2 चीजें मैंने अपनी, बल्कि मैं समझता हूँ ये है ही 2 आयात रहना, ये बुकला के लिए एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, क्या जी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब दूसरी जो शब्द आपने फाइल तैयार कर ली है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जो अल्लाह पर भरोसा करते हुए अल्लाह करता है, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत रखता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। आसिफ हासन ये 2 ये तवक्कल आपका जो है ना, आप आते हैं सुबह तवक्कल के साथ, आप केस भेजते हैं कोर्ट में तवक्कल के साथ, जितना तवक्कल बुकला में है उतना मरहला किसी और प्रोफेशन नहीं है। हम सेल क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं जो टेंजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, इससे ज्यादा तवक्कल है। तो अपने राब्ते अल्लाह के साथ रखना दुरुस्त है। तो वकील को वली भी होना चाहिए, तब वो वकालत करे। अल्लाह तवक्कुल उसके ऊपर इतना होना चाहिए कि उसके अंदर वो पता हो गया मैं छोड़ दूं, ये मसला ना हो जाएगा। तो तवक्कुल करेंगे, 2 आयात पढ़ते रहकर जिसको फाइल भेजिए, पढ़ के भेजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर देंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक आएगा। लेकिन मेहनत शर्त है, सिर्फ बजाय नहीं करें।
अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए। चंद मिनट बाद से जो गुज़ारिश आपने कॉल की है वो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करनी है। अगर किसी की दिल चिटनी हो तो माजरत और एहतराम करने का भी सब मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले पार्टी को हमारे जो बच्चे आए हैं वहाँ से ईस्टर्न से इनको हम वेलकम करते हैं। आप आए हमारे बाद में रब्ता रखें, हम जिस काबिल हैं थैंक यू।